स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग एटर्निटी मॉल वैरायटी चौक में गांधी पुतले के स्थित खड़े हुए गांधी पुतले के सामने खड़े हैं। फिर एक बार हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। स्थिति ऐसी है कि कल महाराष्ट्र में एक बड़ा ही बदलाव हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से तेजी से बदलाव होते नजर आ रहे हैं, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए लोग क्या सोचते हैं, हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं लोगों से जानने की। अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। 5 साल के इस 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद इस 5 साल में लगातार तीसरी बार डिप्टी सीएम का पद अजित पवार जी को मिला है। पहले देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ मिला था, फिर उद्धव जी ठाकरे के सीएम रहते हुए इन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था। अब शिंदे फडणवीस सरकार में भी इन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला है। जबकि शिंदे फडणवीस सरकार के पास अपनी एक मजबूत सरकार होने के बावजूद भी इन्हें डिप्टी सीएम का पद क्यों दिया गया है, इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की अपनी राय क्या है, आइए लोगों से बातचीत करके जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सही में बहुत बेकार राजनीति चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर की पार्टी उधर फूट गई, उधर की पार्टी इधर। ये राजनीति नहीं है, इसको नहीं बोलते। ये तो सही में वो जो पहले लोग आम जनता बोल रही थी 50 खोके एकदम ओके, वही कार्यक्रम सही तो में। अजित पवार भी तो बोलते थे 50 खोके एकदम ओके, तो अब कितने खोके बोले जा सकते वो हैं? तो ईडी के डर से, सबको ईडी का डर है सर, उसके कारण ही इधर उधर तो ये जा रही ना। 9 लोगों के ऊपर तलवार थी, ऑटोमेटिकली वो सरकार में चले गए। सरकार में चले गए। तो आने वाले चुनाव ने आम इंसान में बिल्कुल क्या करना जनता चाहिए? नहीं साथ देगी इन लोगों को। भले ही मैं तो बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, इनको ये दो, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस इनको मत खड़ा करो, मत करो। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपना एक पैकेट वोट है, शिवसेना का अपना एक पैकेट वोट है क्या? तो इन लोगों ने अब जैसा जब शिवसेना का विभाजन हुआ तो विभाजन में बहुत से लोग उद्धव जी के समर्थक थे। अब राष्ट्रवादी का विभाजन हुआ है, तो क्या अजित पवार के समर्थन में लोग खड़े रहेंगे या फिर शरद पवार के? वो तो मतलब वो उनका आपसी ये है। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार के ही फेवर में लोग जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने उनकी पार्टी खुद की अजीत दादा के फेवर में नहीं जा रहे। अभी तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में अजीत दादा के ऊपर ही तो हो रही है। बाकी तो मेरे ख्याल से शरद पवार। शरद पवार। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविंद्र वाकपंज। क्या करते हैं राजनीति? मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। चलिए सर, जिस तरह की महाराष्ट्र में हम लोग आए दिन राजनीति के नए नए पड़ाव देख रहे हैं और हाल फिलहाल में कल एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ कि बीजेपी शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार की अच्छी सरकार होते हुए भी उन्हें एनसीपी के कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचना पड़ा। क्या लगता है आपको, क्यों हुआ ये ऐसा? सर, ये अभी ऐसा है कि आने वाला अभी चुनाव है। चुनाव की वजह से अभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि लोगों का जो वोटिंग जो रहती है, कि उनको ऐसा लगता होगा कि अभी अपने को ज़्यादा वोटिंग नहीं मिल सकती, इसी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मसलन आपको लगता है कि बीजेपी कहीं तो भी खौफ में है, डर में है? हाँ, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या ऐसा वजह हो हो रहा, सकती है? डर की वजह क्या हो? क्योंकि बहुत सारे अभी जो भी इलेक्शन अभी जो समय गया है, अभी वो समय पता चला कि जो बेरोजगारी है उसमें कुछ प्रॉपर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। और जो भी डिसीजन लिए है वो मतलब जो इम्पोर्टेंट है, लोगों की जो नीड रहती है, मूलभूत जो सुविधा रहती है, वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किए। इसी वजह से उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में आपने को वोट कम मिले। इसलिए तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी का फडणवीस शिंदे सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र में वो सही तरीके से बीजेपी की पकड़ बना पाएंगे या नहीं, ऐसा लग रहा है उनको? उस वजह से उन्होंने ये पहल उठाई कि एनसीपी से अजित पवार को बाहर निकाल लिया, साथ में 22 एमएलएस को बाहर निकाल के फिर एक बार सरकार बना रहे। तो अभी माननीय शाह जी और मोदी जी का तो एक्चुअली फडणवीस सरकार पे विश्वास है, और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो हैं उनको पता है वो सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है उनका विश्वास होगा करके ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम लोग रोज के मतलब बदलाव जो देख रहे हैं, तो क्या लगता है इस राजनीति को देख के? राजनीति को देख के ऐसा लगता है कि जो भी आम जनता है उनको तो सभी पता है, वो देख रही है टीवी पर, और सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है,
सभी जो जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी देख रही है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये मायने नहीं रखती है अच्छा। आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोग अभी समझदार हो गए हैं। जो भी है वो उसी समय पता अगर लोग समझदार है वाकई में, डेवलपमेंट की अगर बात हुई है, डेवलपमेंट अगर हुआ है, तो फिर सरकार को दूसरे लोगों को फोड़ने की जरूरत क्यों आज पड़ रही है? क्योंकि अगर वही डेवलपमेंट था। होता है तो लोग इनके फेवर में रहेंगे ये ना। यस यस बकर वही आपकी बात भी सही है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर एक्चुअल में अगर डेवलपमेंट होता था तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि अभी कैसा है तो अभी। ये जो डेवलपमेंट है, हम लोग क्या इसको क्या दिखावा है? नहीं दिखा नहीं सर, डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं सर। डेवलपमेंट जैसे अभी ये तो ये रास्ते का हो गया, कोई मूलभूत सुविधाएं जो रहती है, अभी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है ना, वो कम करना है, वो भी एक तो डेवलपमेंट का ही उसके पार्ट है तरफ सर। सरकार का उसके ध्यान तरफ नहीं है, ध्यान सरकार का कम ध्यान है सर। तो शायद उसका डर सरकार को लग रहा है, हाँ यस यस, और उस वजह से उन्होंने एनसीपी वही को डर की वजह से उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कम वोट मिले और जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने जो भी उनको जो पॉइंट्स है, जो एजेंडा है, वो उन्होंने वही लेकर चल रहे हो कि तो क्या लगता है इस तोड़ फोड़ की दुनिया में, इस तोड़ फोड़ के चलते हुए इसका फायदा क्या फडणवीस शिंदे सरकार को मिलेगा, या फिर महाविकास आघाड़ी को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा? सर तोड़फोड़ का मीनिंग वैसा होता है, जो तोड़फोड़ करता है उसको उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता है। जो तोड़फोड़ करता है उसका बेनिफिट उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है ना, वो मेरे ख्याल से अपोजिशन को ही जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है सर इलेक्शन में। जो जो मेन इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें छोड़ के अगर तोड़ फोड़ की अगर राजनीति करेंगे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में तो लोग इसका प्रॉपर जो भी आंसर है वो देंगे। सर, महाराष्ट्र के में जो राजनीति का पहल जिस तरह से हो रही है, पहले शिंदे ग्रुप को पहले शिवसेना को तोड़ा गया और उसके चिन्ह के ऊपर हक जताया गया। अब कल की बात अगर लेते हैं हम लोग, तो राष्ट्रवादी को तोड़ा गया। आप क्या कहते हैं, क्या ये न्याय संगत है? क्या जो चीज चल रही है वो सही चल रही है? देखिए अभी जो महाराष्ट्र की जनता जो अभी जिस प्रकार से अपना राजकारण महाराष्ट्र में चल रहा है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहली बात तो कि इतने कभी सालों में कभी तक आज तक इतनी उथल पुथल कभी देखी दी गई नहीं। और जिस प्रकार के 5 साल के अंदर में ये 2 या 3 बार जो जोड़ तोड़ की जो सरकारें बनी जा रही है वो अच्छा 75 नहीं साल है। में तो ये हो गया सब। हाँ 75वां राइट, साल जो हमने तो ये सेलिब्रेट अच्छी बात नहीं है, किसी भी लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं होती है। कोई भी चुनी हुई सरकार जो है उसको तोड़ के अगर आप तड़जोड़ की सरकार बनाएंगे, वो ना जनता के लिए अच्छा है, ना लोकशाही के लिए अच्छा है, ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो जो भी हुआ वो काफ़ी दुखद है। इन सब में जिन लोगों को हमने चुन के दिया है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग भी स्विच हुए यहाँ से वहाँ, उनको एक बार तो भी जनता का ख्याल आना चाहिए था कि मैं कर रहा हूँ, तो बाद में फिर मैं जनता के बीच में अगर जाता हूँ तो इन सवालों का कैसे मैं जवाब दूंगा, इनकी भी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में जो है वो जो चुनाव होंगे उसके परिणाम निश्चित ही जनता अपने अलग भाषा में देना जानती है। तो लेट्स सी। सर, जिस तरह से चर्चा चल रही थी सिंचन घोटाले की, अब क्या वो चर्चा उसी तरह चलते रहेंगी? सिंचन घोटाले पे उसी तरह से काम होगा, या फिर क्लीन चिट दी जाएगी? नहीं, इसमें देखिए 2 चीज़ है। अगर आप सिंचन घोटाले की अगर बात करें, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हर मुद्दे को अपने एंगल से भुनाना जानते हैं। तो एक प्रकार से पहले कभी तो मुद्दा था ये, पर आज की जो राजनीतिक जो स्थिति बन रही है, इसमें अभी मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा अभी कुछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में अभी कुछ चर्चा होगी तो भविष्य में। ईडी, सीबीआई, ये जो है इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप्स जो है, क्या ये अपना इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे या फिर उनका चलता रहेगा? नहीं देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एज पर सिचुएशन चलती है। हमेशा इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन के रूप में रखा जाता है, और जब जब सिचुएशन आती है उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये चलते रहेगा, ये सत्ता का खेल है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती रहेगी, रुकती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। लोग अंदर जाते रहेंगे, लोग छूटते रहेंगे। आखिरकार जो है वो सत्ता का मोह हर इंसान को होता है, उसके हिसाब से लोग जो है वो जो है तोड़ जोड़ की सरकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है वो पूरा बनाया हुआ गेम है जो जनता देख रही है। तो आगे भविष्य में हम देखते हैं आगे सर, चुनाव। आपसे जानना चाहूंगा मैं, एक समय था हाल ही में 2-4 महीने 6 महीने पहले कि अजीत दादा पवार खुद बोलते थे 50 खोके एकदम ओके। क्या अब वो नारा कायम रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी के एजेंडा से होते हैं, एंड लोग जो वोट देते हैं वो पार्टी के एजेंडा से देते हैं।
लेकिन जब लोग चुन करके आ जाते हैं तो आइडियली एजेंडा सब भूल जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई मतलब इलेक्शन आता है तो लोग अपना एक पैम्पलेट लेकर के आते हैं, लेकिन साथ में वो पुराना वाला पैम्पलेट लेकर के नहीं आते हैं कि हमने क्या वादा किया था और क्या एक्चुअली हुआ है। तो शायद अभी इंडिया की जो पब्लिक है ये थोड़ा लिटरेट होते आ रही है, एंड शायद धर्म जाति ये सब चीज़ों से थोड़ा परे होते आ रही है। इसीलिए हमको इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस वेरिएशंस भी दिखने आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारा अब वो वैसा नहीं रहेगा, बोल वैसे नहीं रहेंगे, और डेफिनेटली पब्लिक देख रही है। 2024 वाला जो इलेक्शन रहेगा इसमें काफ़ी वेरिएशंस दिखेंगे, बिकॉज पब्लिक अभी समझ रही है कि कौन किसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। बाकी सब मुद्दे एक तरफ रह जाएंगे और हो सकता है कि जेन्युइनली लोग विकास का मुद्दा बात करें। सर, तो आम इंसान ने सरकार अभी अभी तक तो परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग पक्ष देख के वोटिंग करते थे, हाँ। आदमी देख के वोटिंग नहीं होती थी। फिर पक्ष में वो आदमी का कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें स्किप कर दी जाती थी। देखिए इसके लिए तो मैं क्या एक अभी चीज़ मतलब जैसे कि शिवसेना की अगर हम लोग बात करते तो अभी वो धनुष्यबाण चिन्ह का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। हाँ अभी राष्ट्रवादी की अगर हम लोग बात करें तो फिर शायद घड़ी हाँ। इसी चिन्ह के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो सकता है भविष्य में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आम इंसान ने क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप चिन्ह की बात करें तो ग्रामीण भाग में हो सकता है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसीलिए चिन्ह का महत्व रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शहरी भागों में देखेंगे तो अभी जब हम इलेक्शन का लिस्ट देखते हैं तो हम कैंडिडेट्स भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं, लेकिन पब्लिक तक या तो वो पहुंच नहीं पाते हैं या पब्लिक उन तक नहीं पहुंच पाती है, और अच्छे लोग भी चुन करके नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग केवल 5 साल देख रहे हैं, लोग बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, अपना हेल्थ का कंडीशन नहीं देख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हो रही है या ये ढकोसला है वो नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए ये दिक्कत है। होप्स हो कि 24 वाले इलेक्शन में या आगे के इलेक्शन में, ठीक है, ये सब चीज़ें मायने रखेंगी और अच्छे लोग चुन करके अच्छे लोग चुन कर आएंगे। तो मतलब लोग अब इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि लोग इंसान को देख के वोटिंग करेंगे ना कि पक्ष को देख कर? बिल्कुल, आदमी को मतलब जो भी वोटर्स हैं उनको बेसिकली उनका जो भी कैंडिडेट है उसका एजुकेशन है ना, कितना पढ़ा लिखा है, उसने क्या सही में काम किया है, ये चीज़ देख करके वोट देना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को देख करके वोट देना चाहिए। अगर हाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी अच्छा काम करने वाला काफ़ी एजुकेटेड आदमी है तो डेफिनेटली उसको वोट देना चाहिए। सर, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, क्या इनका भरोसा फडणवीस और शिंदे सरकार से कम हुआ था कि उन्हें एनसीपी को साथ में लेना पड़ा, या फिर आने वाले इलेक्शन के लिए शायद इनका भरोसा नहीं, ना रहा हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि सेंटर में काफ़ी उथल पुथल हो रही है तो इसीलिए पवार साहब थोड़ा सा सेंटर में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र को उनको थोड़ा सा हलचल पैदा करनी थी ताकि वो अपने घर को बचाएं पहले, ना कि सेंटर में जाएं। तो इसीलिए शायद महाराष्ट्र में ये उथल पुथल हुआ है। तो ये जो अभी बदलाव हुआ है, इस बदलाव का आपके हिसाब से फायदा किसको होगा? इस बदलाव के पक्ष में अजित पवार साहब के पक्ष में लोग जाएंगे या फिर शरद पवार जी के पक्ष में लोग जाएंगे? देखिए अगर मैं आम आदमी की पार्टी मतलब सॉरी आम आदमी के जैसा सोचूं, ठीक है, तो मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। चाहे शिंदे साहब थे, चाहे उद्धव ठाकरे साहब थे, या फिर अभी अजित दादा पवार आए हैं, इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क किनको पड़ेगा? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको। कोई भी जो आम आदमी है, आप पहले देखिए ये दुकानें ऐसी ही चल रही थी, है ना, दूसरी पार्टी के बनने के बाद भी ऐसे ही चलेंगी। इससे नॉर्मल पब्लिक को कोई ये नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। तो वोटर्स को ये देखना चाहिए कि वोट देने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, बस ये चीज़ देखनी चाहिए। तो आपके हिसाब से परिवर्तन अभी आज तकरीबन हम लोग 75वें साल में चल रहे हैं, 75 साल करीब हो गए हैं हमारे हाँ। आज़ादी को। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी रूलिंग पार्टी ऐसी थी जिन्होंने वाकई में एक सही तरीके से विकास किया था? क्योंकि विकास की बातें तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत सी विकास की बातें होती है, हर कोई नए नए तरीके से आश्वासन देता है, लेकिन काम उस हद तक होता नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर मैं आपकी बात करता हूँ पर्सनली, तो आपके हिसाब से किसने विकास का काम अच्छा किया था? मुझे ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट 75 ईयर्स में इतना कंपटीशन नहीं था, ठीक है।
तो लोग, चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे अभी बीजेपी की सरकार है, दोनों ही लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। पहले कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी, इसीलिए बीजेपी का जन्म हुआ। और अब आज के डेट में बीजेपी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। तो कंपटीशन अगर नहीं रहेगा तो थ्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। थ्रेट नहीं रहेगा तो जो भी आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। यकीनन। तो फिर जनता ने, आपके हिसाब से जनता ने किस तरफ जाना चाहिए, या फिर अब किस पे विश्वास रखा जाए? मैंने पहले ही बोला कि कैंडिडेट का पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उसने क्या काम किया है, ये देख करके वोट देना चाहिए, ना कि कौन से पार्टी से है, कौन सा आदमी है। जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और कल जो उथल पुथल हुई, अजित पवार साहब अपने कुछ विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए, इसके ऊपर हम लोग आम जनता की राय लेना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सब सीट के भूखे हैं सभी, पैसे के भूखे पड़े सभी। पैसे के भूखे पड़े। राहुल सिंह की जाए सबसे बड़ा रुपया। हाँ। कोई चाचा नहीं, कोई भतीजा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई काका नहीं, कोई कुछ नहीं है। अपनी अपनी रोटी सेको, दुनिया जाए भाड़ में। पहले शिंदे सरकार के साथ, मतलब पहले शिवसेना के साथ ये सारी बातें हुई, अभी पूरा चिन्ह के लिए लड़ाई चली। हाँ। क्या अब आपको लगता है कि राष्ट्रवादी के भी चिन्ह के लिए इसी तरह से लड़ाई चलेगी? 100% है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसके अंदर। तो इससे फायदा किसका होगा? अब शिंदे फडणवीस हमारा सरकार का नुकसान- होगा? हमारा नुकसान होगा, फायदा उनका ही होगा। फायदा उन्हीं का ही होगा, वही बटर की रोटी खाएंगे बोल के बैठ के, वही लोग खाएंगे। वही खाएंगे, अपना कुछ नहीं, अपनी जेब से पैसे डिले करेंगे। यकीनन। महंगाई बढ़ने वाली है, इतना हमको मालूम है। कल तक जो सिंचन घोटाले की बहुत बड़ी बात चल रही ये सब थी, केस दबाने में दलबदलू वाला काम कर लिया इन्होंने। सब ईडी की आगे कार्रवाई आने वाली थी इनके ऊपर। छगन भुजबल रहे, अजित पवार रहे, दिलीप वलसे पाटिल रहे, हसन मुश्रीफ रहे, सब पे आगे थी बात। इसलिए सब पचका बदलना पड़ा है, सबको बदलना पड़ा। बदलना पड़ा। तो आम इंसान ने क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग वोट चुनते ही नहीं हैं, देना चाहिए। हम लोग चुनते हैं, पक्ष को चुनते के हम लोग वोट देते हैं, हम लोग इंसान को नहीं देखते हैं। तो आम इंसान ने आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? वोट ही नहीं देना चाहिए, हमने तो बस खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वोट नहीं देंगे तो जो लोग चुन के नहीं आने चाहिए वो चुन के आ जाएंगे फिर। उन्हीं का सत्ता चलने वाली है वो, और क्या है। अब वोट दे के भी कौन आ रहा चुन के? अपने घर में आ रहे कोई पास, अपना कोई काम करते, एक बार सीट मिल गई, मुंडी पलट लेते, कल देखेंगे पप्पू निकल तो अभी यकीनन। ऐसा है। तो आम इंसान ने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करें, लड़ाई तो नहीं कर सकते। यकीनन। जो है सो देखना पड़ेगा, दिल को तसल्ली करना पड़ेगा अपने आप को लेकर। और क्या कर सकते हैं, आप बोलो भाई। नहीं, आम इंसान तो क्या है, आम इंसान मजबूर है, वो किसी को भी वोट दे, करना तो उन्होंने वही है जो अभी तक करते आए हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सब एक सरीके है, अपने को यहाँ लड़ा देते हैं, बाकी करते वही है जो उनको करना है। तो अब तो ऐसा हो गया कि भाई किसी का भी वोट खाली नहीं जा रहा, आप वोट किसी को भी दो, पार्टी तो सबकी मिलकर ही बनने वाली है। तो आम जनता तो पहले भी दुखी थी, अभी भी दुखी रहना, आगे भी रहेंगे। आगे का तो नहीं पता, बट अभी भी दुखी रहने दुखी रहने वाली है। दुखी रहने तो क्या लगता है महाराष्ट्र की में जो उथल पुथल हो रही है, ये इसका सब दिखावा परिणाम है। आम जनता लोगों पे के होने वाला विकास के ऊपर किस हद तक होगा? है। विकास के ऊपर तो क्या विकास हो होगा ही। पाएगा? विकास तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। देखो, होता कुछ है, दिखाना कुछ है, वो तो पता नहीं चल पाता, लेकिन आम जनता तो दुखी है और दुखी रहेगा। चलिए, ये जो कल जो मतलब एडजस्टमेंट जो हुआ है, इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा आने वाले दिनों में? दोनों को नहीं मिलेगा। ये जो अभी गवर्नमेंट है जो चल रही है, पूरा फ़ायदा उनको ही मिलने वाला है। और इंडिविजुअल लोगों पे जो केसेस चल रहे थे वो सारे दब जाएंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे ही सबका फ़ायदा है, कोई एक पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक पार्टी का हाँ, फायदा। जितने लोग उधर से इधर आए हैं, चाहे शिंदे गुट में आए हो, चाहे अभी पवार गुट, अजीत दादा के गुट में आए हैं, तो सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे सबका फ़ायदा है। और ओवरऑल देखेंगे लार्जर इंटरेस्ट में, तो बीजेपी को इसका फ़ायदा है, क्योंकि इनको कैसे भी करके सरकार चलानी है। तो ये सारा बीजेपी को फायदा लेने के लिए ओवरऑल बीजेपी को फ़ायदा है। सारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। ये आप मानते ये हैं? मैं मानता हूँ। तो आने वाले 24 में, हम्म। जैसे कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्शन होने वाले हैं आने वाले 24 में। आएंगे तो मोदी, ये तो तय है, ये तो तय है। हाँ। अब इधर राज्य लोकसभा में कुछ भी हो जाए, राज्यसभा में कुछ भी हो जाए, आएगा सेंटर में मोदी, सेंटर में मोदी आएगा। 100%। लेकिन- में गड़बड़ी करे या वोटिंग में गड़बड़ी, आना तो उन्होंने जो आप मानते हैं मशीन में गड़बड़ी होती है? नहीं, मशीन में अभी ये लेवल पे गड़बड़ी नहीं होती है। हाँ। अगर गड़बड़ी होनी रहती तो पंजाब नहीं छोड़ता, कर्नाटका नहीं छोड़ता, तो मशीन में तो गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो वोटर है वो बहुत समझदार है। लोकल लेवल पे वो भले किसी एक पार्टी को चुन ले,
बट सेंटर में तो वो मोदी को ही लाएगा, मोदी को ही लाएंगे। मोदी तो को मतलब मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं ये आप मोदी मान जी रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मोदी जी इंटरनेशनल मटेरियल है, तो वो सेंटर में तो वही आएंगे, सेंटर में वही ये है। मेरा मानना है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी तक की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर हम लोग भूतकाल में जाए, तो अजीत दादा पवार 50 खोके एकदम ओके के नारे लगाते थे। हाँ, तो अजीत पवार साहब का कहना यह था कि इन सारों को 50 खोके मिले। हम्म, उस हिसाब से अजीत पवार जी को कितने खोके मिले होंगे? 500 हजार। 500 अब देखो ये तो अनुमान है अपना, सच यकीनन। तो पता नहीं, यकीनन। बट तो वो तो कुछ भी कर तो सकते 50 खोके वाली बात में कितनी सच्चाइयाँ थी? 100%। देखो कोई बोले ना बोले, सबको मालूम है पॉलिटिक्स कैसे चलती है। यकीनन। तो किसको कितना मिला वो तो अपने अपने नसीब की वक्त वक्त की बात है। मिला तो है, मुंह मीठा हुआ है तभी ये सब हुआ है, यकीनन। सीधी बात है। कद्दू कटा है तो सब में बटा है। सब में बटा है, केक कटेगा तो ही सब में तो बटेगा। ही बटेगा। हाँ। यकीनन यकीनन। एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल। जिस वक्त शिवसेना को फोड़ा गया, हम्म। तो आम इंसान की जब हम लोगों ने राय जानने की कोशिश की, तो उद्धव जी के पक्ष में थी। आज राष्ट्रवादी को फोड़ा गया, हम्म। तो आम इंसान की जो राय है, क्या वो अजीत पवार के साइड में रहेगी या फिर शरद पवार जी के साइड में? नहीं देखिए, अभी जो गुट तोड़ने वाली बात है, इसमें तो वो लोग ही बेहतर जाने कि किसके पक्ष में क्या गया, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है। चाहे बाला साहेब उद्धव ठाकरे की टीम हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत दादा हो, कोई भी हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो सबने अपना फ़ायदा देखा है, पार्टी का फ़ायदा या पार्टी से लगाव ये किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, अभी अगर आप एनसीपी की बात करें तो शरद दादा एक ही भरोसेमंद आदमी है जो पार्टी में टिका है, बाकी सब अपना फ़ायदा देख के निकल लिए। वैसा ही हुआ है उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप में कि जिनको वहाँ टिकना था वो टिक गए, बाकी सब शिंदे के साथ निकल गए। तो सत्ता का जो मोह है वो पुत्र मुंह में गए, ये सत्ता के मुंह में गए। बराबर। 16 विधायकों का जो निकलने वाला था उनको बैठा देंगे, बिहार कर देंगे, और उनको ले लिए बैलेंस करने के लिए। अच्छा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 16 विधायक को जो पहले चले गए थे उनको निकाल दिया जाएगा, इसलिए इनको साथ में लिया गया ताकि सत्ता बनी रहे। सत्ता बनी, ये सीधा सिंपल रीजन था इनका। और ये 4 दिन पहले रोटी सेक लिए तीनों अंदर बैठे शरद पवार जी को मालूम था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, और ये संडे कुछ करना जरूरी था इन लोगों को, तो मंडे को भी कर सकते थे ये लोग, क्योंकि मंडे गुरु पूर्णिमा थी, शुभ दिन था, लेकिन इनको हजम नहीं हो रही थी कि कल के कल होना चाहिए, तो कर डाली, तो उन्होंने अपना शुभ मुहूर्त निकाल दिया बगैर किसी मुहूर्त के। नहीं देखिए कैसा है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा? वो भी छिपाना था। जो एक्सीडेंट हुआ ना अभी, मास्क निकाल के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका आवाज नहीं आ रहा है हाँ, दोस्त। ये बोलना था हाँ। कि अपने विदर्भ में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हाँ जो बस का, हाँ। तो छुपाने के लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, तो पॉलिटिक्स सामने लाए इन लोगों ने। अच्छा। मेरा बना है बस, आपको यार उसकी तो कुछ भी न्यूज नहीं है। देखिए ना। 26 लोग सब मर गए, एक बस इतने लोग जल के मर गए, जल के मर गए। उसके ऊपर कोई नहीं बोल कोई रहा नहीं है। है, सिर्फ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा रहा। सिर्फ उसके ऊपर में क्या किया इन लोगों ने, पॉलिटिशियन बस ही चल रहा है। तो न्यूज कहाँ पे? तो मतलब उसको दबाने के लिए इस विषय को आगे लाया गया, हाँ, करेक्ट, ताकि लोगों का ध्यान उससे हटा दिया जाए। करेक्ट। नहीं मेरा इनसे मैं सहमत नहीं हूँ इनकी राय से। मेरा ये मानना है कि बीजेपी जो सोच रही है, बीजेपी ये चाह रही है कि वो जो विकास कार्य कर रही है, अगर गवर्नमेंट टूट जाती है या बैठ जाती है तो वो शायद कार्य में विघ्न आ जाएगा। इसलिए उनको कुछ भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक उनको सत्ता में बने रहना है, डेवलपमेंट को देखते हुए। तो डेवलपमेंट हो रहा है, आप मानते हैं? हाँ, डेवलपमेंट तो हो रहा किस है। तरह का? आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हम्म। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगा, जॉब जनरेट हो रहे हैं। जॉब कहाँ जनरेट हो रहे हैं? मुझे 2 करोड़ की बात की गई मैं थी। तो ये बोलूंगा नहीं, सर नहीं, कि ये जो मुझे बोल रहे एक हैं कि चीज जॉब बताओ। जनरेट हो रहा है, मैं एक ही बोलूंगा, अरे भाई, पश्चिम महाराष्ट्र में जॉब जनरेट है, पूर्व सुनो, बिहार में भी जो जॉब मेरे है, फैक्ट्री वो में नहीं है। पिछले 2 साल से बोर्ड लगाया है आदमी चाहिए, कोई आदमी आ नहीं रहा। मैं आपको आपके माध्यम से बोलता हूँ कि मेरी फैक्ट्री पे मुझे मैन पावर चाहिए, 12,000 15,000 पगार देने को तैयार हूँ, मैन पावर आने को तैयार नहीं, क्योंकि फुकट में अनाज मिल रहा, चावल मिल रहा, आदमी टाइट होके सो रहा, काम किसको करना नहीं है। जो लेकिन लोग टाइट बोल होने रहे के हैं लिए भी ना, तो पैसा लग रहा है ना सर। वो तो उतना तो मिल ही जाता ना। अरे भाई 50-100 रुपए तो मिल ही जाते उनको। मैं तो उनको जॉब देना चाहता हूँ, मेरे फैक्ट्री पे लोग आने को तैयार नहीं है। वही से अनाज लेना, वही बेचना, 4 दिन घर में तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को जो विकास कार्य करना है उसके लिए उनको सत्ता में रहना ज़रूरी है। सत्ता में रहने के लिए उन्होंने जो ये रुख अपनाया है कि शिवसेना को भी ले लो, एनसीपी को भी ले लो, वो गलत बात है।
वो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट टू द सोसाइटी, मेरे ख्याल से उन्होंने ये गठबंधन किया। लेकिन शिक्षा की बात नहीं करती है सरकार, बीजेपी सरकार स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है, सिर्फ आश्वासन दिए मुझे एक जाते चीज हैं। बताओ, क्यों लोग रोजगार क्यों चाहिए? क्यों आदमी खुद का काम नहीं कर सकता? यानी हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए? वो तो वैसे ही बंद क्यों? कर दी गई है। नहीं, क्यों चाहिए? अरे अगर तुम में कैपेसिटी, तुम खुद काम करो ना। आज तुम किसी को बोलो कि मेरे फैक्ट्री में आके काम करो, मैं ऑफिस में, किसी को काम नहीं करना है, सबको व्हाइट कॉलर काम चाहिए, तो ऐसे विकास नहीं होता ना। टॉपिक चेंज कर दो। नहीं, हम लोग टॉपिक से भटक गए थे। अब वो बात वैसे निकली तो वो उस तक चली गई। ठीक है, चलिए। वैसे हमारे हिसाब से ये जो हुआ है, इसके पीछे का इंटेंशन यही था कि सरकार को सत्ता में रहते हुए विकास काम जो करना है, उसके लिए फिर कोई भी तड़जोड़ करो, लेकिन सत्ता में बने रहो। लेकिन आने वाले 6 महीने की अगर हम लोग बात हाँ। करते हैं, जब से शिंदे और फडणवीस सरकार बनी है, तब से कितना विकास आपके हिसाब से हुआ, जरा वो भी बता दीजिए। नहीं, ये बहुत शॉर्ट टर्म में कोई लाइमलाइट में नहीं आ सकता उतना विकास। ये तो अगर इनको पूरा टाइम तो मिलता क्या है तो पता क्या- चलेगा। तो क्या अभी ये जो आए हैं अजित पवार साहब जो आए हैं, अब से लेके आने वाले इलेक्शन तक क्या विकास हो पाएगा? क्योंकि इसके पहले विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हो पाएगा। ये लोग अभी 6 महीने में खुद का विकास कर लेंगे, ठीक है, इनको भी मालूम है कि आगे क्या होगा पता नहीं, तो खुद का विकास कर लो, 2024 का देखेंगे क्या। चलिए, आप कुछ बोल मेरा रहे तो बोलना ऐसा है कि विदर्भ में भी विकास करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अजित पवार, शरद पवार, ये लोग क्या करते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र का विकास करते हैं। पूर्व विदर्भ में कोई भी विकास नहीं है यहाँ पे। ये तो मेरा विकास इधर होना चाहिए, लेकिन हमारे तो उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, तो उन्होंने तो जानना चाहिए कि नहीं, अपना पूर्व विदर्भ जो है तो अपना- यहाँ पे विकास के नाम पर रोड बन रहे हैं, मेट्रो बन गई है। रोड से क्या है, वो रोड ही एक ये नहीं है ना कि रोड से ही पूरा विकास हो रहा है करके। अपना इतना मियान है, मियान में तो अभी तक की कुछ कंपनी है, सिर्फ इनमें 4 कंपनी वहाँ पे मियान में, यकीनन। फिर IT कंपनी सिर्फ 4 कंपनी वहाँ पे। इतना बड़ा मियान रहने के बाद बहुत सारे कंपनी आना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, उसके ऊपर हम लोग आम इंसान की राय लेना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में? मेरा ये कहना है कि इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम पार्टी में हमारा दम घुट रहा है, हमको पार्टी छोड़ के जाना है, अजित पवार ने कई बार कोशिश की छोड़ने की, पहले भी कोशिश की, उसके बाद भी अभी भी कोशिश की थी बीच में, जब शरद पवार जी ने राजीनामा देके उसको रोक लिया है। और ये तीसरी बार अब उन्होंने तोड़ी दी पार्टी। और इसमें बीजेपी का कोई ये है कि बीजेपी की गलती है और बीजेपी ने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई पार्टी से बड़ा नेता छोड़ के अगर मेरे पास आता है और ये कहता है कि मैं तैयार हूँ आपकी पार्टी ज्वाइन, कौन मना करेगा? लेकिन अभी तो इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है ना, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं की, ठीक है, ये लोग तो लेकिन अपनी इन्होंने खुद की सरकार पार्टी- तो ज्वाइन की है, सरकार को समर्थन दिया है। सरकार को समर्थन दिया है, कौन मना करेगा? इतने बड़े अगर कद्दावर नेता सरकार को ज्वाइन करने आ रहे हैं तो इसमें उनको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? और जब वो कह रहे हैं कि हमको हमारे उनका इंटरनल मैटर था एनसीपी का, कि उनका कुछ आपस में प्रॉब्लम है, उनके नेता से उनका प्रॉब्लम है, जैसे शिवसेना में भी यही हुआ, तो ये उनका इंटरनल मैटर, इसमें बीजेपी का कोई कंसल्ट नहीं है। कल तक जो क्या कहते हैं सिंचन घोटाले की बात चल रही थी, जी, तो क्या अब वो सिंचन घोटाले की बात नहीं, कंटिन्यू रहेंगी या रुक इसमें जाएगी? देखिए, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है, और ये हमने परसों नरसों न्यूज़ में भी देखा। उनके जो प्रवक्ता थे वो क्लियर बोल रहे थे कि जो घोटाले चल रहे हैं वो घोटाले वैसे ही चलेंगे, अगर उसमें कोई मिलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन क्योंकि इसके ये पहले भी हो चुका है। जिन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया वो सारों को क्लीन चिट मिल चुकी नहीं, है। अगर वो देखिए, वो एक एजेंसी अलग है, सीबीआई अलग है, उन्होंने अगर किसी को क्लीन चिट दिया है, अगर जुडिशरी किसी को क्लीन चिट दे रही है, तो वो इसमें- तब तक नहीं दी जाती है जब तक वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता है। ये गलत फहमी है। कैसा है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक वो बीजेपी थोड़ी क्लीन चिट दे रही है, वो तो कोर्ट दे रहा है उसको clean नहीं, लेकिन चिट। उसके वो पहले सीधे- बीजेपी क्लीन चिट दे देती है ना। नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये आपका और सब लोगों का रात भरे में क्लीन चिट दी जा रही है। ऐसा नहीं होता। कोई उनके ऊपर ऑफेंसेस है, उसकी अभी भी इंक्वायरी चालू है, सीबीआई में अभी भी इंक्वायरी चालू है, अभी भी जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है, और जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता तब तक कोई किसी ने घोटाला किया नहीं किया, हम और आप बोलने वाले होते कौन है? यकीनन। ये तो जुडिशरी डिसाइड करेगी। जब एक बार वो डिसाइड करेगी, क्लियर चिट देगी, नहीं देगी। लेकिन हर बार ऐसा हुआ है कि पहले बीजेपी ने क्लीन चिट दी है, बाद में जुडिशरी ने दी है, नहीं, तो पहले ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं, ये आपकी गलत बात है। एक्चुअली जुडिशरी किसी के भरोसे नहीं चलती। जुडिशरी, मैं खुद वकील हूँ, और जुडिशरी एक अपना बिल्कुल क्लियर व्यू रहता है, किसी के अंडर में नहीं जुडिशरी। और ये देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चार्जशीट्स है, उसके बेसिस पे सब चलता है।
तो आज अगर अपन ये बोलेंगे कि वो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये प्री मैच्योर है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब तक वो एक्यूज साबित, जब तक वो आरोपी साबित नहीं होते, जब तक उनके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता, तब तक तो क्लीन चिट है ही। लेकिन अब तक दूसरी बात अगर हम लोग करते तो अब तक तो अजीत पवार साहब खुद चिल्ला रहे थे 50 खो के एकदम होके, 50 खो के एकदम होके। देखिए साहब, ये कैसा होता है, ये सब सिचुएशन बेस्ड रहता है। अगर मैं आज आपके खिलाफ हूँ तो मैं तो आपके खिलाफ नारे लगाऊंगा, मेरे को मेरी राजनीति करनी है। लेकिन जैसे ही मैं आपके साथ आता हूँ तो मेरी राजनीति खत्म हो जाती है। और उनका क्लियर कहना है कि वो यानी मोदी जी को देख के ये है प्रोग्रेस के लिए वो ज्वाइन हुए, ऐसा उनका कहना है। और ये उनका पर्सनल व्यू है कि वो ज्वाइन करें नहीं करें, इसमें बीजेपी का कोई कंसल्ट नहीं है। कोई चल के अपने घर पे आएगा तो अपन उसको मना थोड़ी करेंगे, अपन तो उसको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। सेम बीजेपी कर रही है, क्या गलत। जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर एक चहल पहल चल रही है, एक बड़ा विस्फोट हुआ 2 दिन पहले कि अजीत पवार साहब अब तक चिल्लाते थे 50 खो के एकदम होके, और आज अजीत पवार साहब खुद शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। इसको देखते हुए हम लोग आम इंसान की राय जान रहे हैं, आपका कहना क्या है? देखिए, अभी सबसे पहले तो जो ईडी और सीबीआई का जो मसला था, जो इनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, ये उसका एक सेटलमेंट है, ठीक है। उसके बाद में अभी शरद पवार जी को जो अभी झटका लगा है कि भाई उनकी पार्टी टूट रही है, तो बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, ये वाली कहावत अभी उनके ऊपर लागू होती है। क्योंकि शरद पवार जी ने भी इससे पहले खेल बहुत खेले। जब भी विदर्भ की असेंबली होती थी, महाराष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन जब नागपुर आता था, तब यहाँ पर हर बार विधायक तोड़े जाते थे कांग्रेस के, सेना के, और वो शरद पवार जी के द्वारा ही होते थे। तो ये सब चीज़ें आज उनके साथ हो रही, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है। उन्होंने वैसे भी कल बोला है कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही करते हुए आए। आज उनके साथ हो रहा है तो उनको दुख हो रहा है, और कुछ नहीं है। सबका एक समय रहता। पहले शरद पवार जी चाणक्य हुआ करते थे, आज हमारे त्रिकोणी पार्क के देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के चाणक्य हो गए। चेहरा बदल गया है, काम वही है, काम वही चल रहा है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में 2024 में ये जो मतलब तिगड़ी की सरकार, अभी तिगड़ी की सरकार ही बोल सकते हैं हम लोग उसकी, कि शिंदे फडणवीस सरकार है, अभी अजीत दादा पवार भी उसमें शामिल हो गए, तो आने वाले 2024 में लोगों का ध्यान किसकी तरफ रहेगा? महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी पे रहेगा या फिर बीजेपी फोकस रहेंगे लोग? नहीं, देखिए, यहाँ पर अभी जैसे इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, मेन चुनाव चिन्ह जो है वो कमल ही है, और नरेंद्र मोदी जी की जो ये लोकप्रियता है उसी को ध्यान में रखकर वोट देंगे लोग। क्योंकि देखिए, एनसीपी जो एक पार्टी थी, अगर आप उस पर गौर करेंगे कभी, तो वो एक क्षत्रपों की पार्टी थी। अगर आपने कभी भी देखा होगा तो उनके पास राष्ट्र के मुद्दे नहीं रहे, उनके पास अपने मुद्दे ज़्यादा रहे। वो राष्ट्रवादी जरूर थी पार्टी का नाम, लेकिन अगर आप उसके पूरे लोगों को देखेंगे तो उसमें कॉमन आदमी की जगह कहीं नहीं थी। वो क्षत्रपों की पार्टी थी महाराष्ट्र की। तो उनके पास 15-20 जो कद्दावर नेता होते थे अपने अपने गुट के, मराठा हो गया, ओबीसी मोर्चे के हो गए, तो उनका जो वोट बैंक था वो आज भी वैसा का वैसा ही है अभी, और उनको सरप्लस हो जाएगा क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ आ गए, ठीक है ना। अब देखना ये होगा कि सीट बंटवारे में क्या होता है। तो 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 24 में एनसीपी रहेगी, अजीत दादा पवार जो है वो एनसीपी को लेकर रहेंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, शिंदे जो है हाँ, वो शिवसेना को लेकर रहेंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, वो उनके अपने अपने सिंबल रहेंगे, जैसे लेकिन सिंबल पे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिंबल इन्हें नहीं देना चाहिए था, इसको सेना को। हाँ, अभी तो उसका डिसीजन तो आ चुका है ना। हाँ, वो तो हो चुका है। अभी तो मेन विषय है कि अभी जो उनके कुछ 15-20 विधायक है जिनके ऊपर अयोग्यता और योग्यता की जो तलवार लटक रही है, हो सकता है कि वो डिसीजन भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, इसलिए शायद इनको सपोर्ट लेकर उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे विषय है, अभी तो कुछ दिन और रुक कर देखना पड़ेगा। हम लोग शिंदे सरकार की अगर बात करते हैं तो शिंदे सरकार के विधायक अजीत दादा पवार के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और जैसे ही अजीत दादा पवार ने इन्हें ज्वाइन किया वैसे उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ बोल ही नहीं रहे, ना तो कुछ मतलब समर्थन में बोल रहे हैं ना कुछ विरोध में बोल रहे हैं। राजनीति में परमानेंट कोई किसी का दोस्त है ना परमानेंट कोई दुश्मन है। राजनीति जो है स्वार्थ की राजनीति है। आज किसके लिए? स्वार्थ की राजनीति है, देश की नहीं रही है। अभी जो स्टेट वाइज है, वैसे अगर केंद्र में देखा जाए तो देश विषय पे ही है, इसीलिए तो वर्ल्ड में आज अपना नाम हो रहा है। जैसे कुछ एक जिनका परिवारवाद जिसके अंदर जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा,
वहाँ पर स्वार्थ की राजनीति है। लेकिन जो पार्टियां संगठन से बन के ऊपर आई है, ग्रास परिवारवाद की अगर हम बात करते हैं तो परिवारवाद रहा कहाँ है अभी भी? अभी कहाँ रहा है? अभी भी इसके पहले भी नहीं था। जैसे पवार साहब के भी परिवार, अजीत पवार चाचा भतीजा यही सब लोग हैं। तो अभी हमको देखने का नजरिया आम आदमी को हम लोग अगर बीजेपी का देखते तो उसमें भी तो वैसे कुछ चलते आ रहा ना, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, नहीं, एक इंजीनियर का बच्चा अगर इंजीनियर बनता है तो एक पॉलिटिकल आदमी का बच्चा पॉलिटिकल आदमी ये बनेगा। बात सही है आपकी, लेकिन राजनीति तो परिवारवाद कहाँ है इसमें? बीजेपी के अंदर में और बाकी की जो पार्टियां उसके अंदर में बहुत सारे फर्क है। बीजेपी में आएगा तो आदमी कोई डायरेक्ट सीएम नहीं बनता, वो कार्यकर्ता बनेगा, कार्यकर्ता बन के फिर ऊपर आता। तो यहाँ पे कहाँ कौन आदमी डायरेक्ट सीएम बना कि कल मुझे अगर- बताइए, अगर हम अभी लोग- एक समय शरद पवार जी सीएम थे अपने यहाँ। हाँ, तो बरोबर है। ना तो उनका कोई रिलेशन में आज तक सीएम अभी- बना है। अभी मोटो तो वही था ना। अभी अजित पवार जी डीसीपी रह चुके हैं, भविष्य में उनकी भी इच्छा है कि वो सीएम आए, प्रयास तो हो रहे हैं। तो भविष्य में किसकी इच्छा नहीं रहेंगी? आप हाँ, किसी बरोबर। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते तो आपको नहीं लगेगा आप सीएम और पीएम बने? ये सही बात है। तो फिर ये कैसे हम लोग ये विवाद कैसा खड़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है? सब जगह तो है ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये जो पार्टियां जिन्होंने बेस किए हैं, जैसे राष्ट्रवादी जी को बनाने चलिए, के मैं लिए- आपकी बाकी बातों से सहमत नहीं, लेकिन एक बात से सहमत हूँ कि स्वार्थ की राजनीति हो रही है। इस विषय को हमको यही रखना पड़ेगा। दोस्तों, वक्त तो चला है यहाँ पे रुकने का। बात तो इन्होंने बहुत सही कही है कि स्वार्थ की राजनीति देश में हो रही है, राष्ट्र में स्वार्थ की राजनीति हो रही है, जबकि देश हित में जो राजनीति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बस तो वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का। रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।